क्लास एचएस के तमाम तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडीज जोन। आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडीज जोन में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एचएस क्लास एचएस 12 सब्जेक्ट उर्दू सॉल्व पेपर 2020 उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात पार्ट 5 लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। दर्जन नज्मों में से किसी एक का खुलासा तहरीर कीजिए। ये 2018-16 में ये क्वेश्चन आ चुका है। दो नज़में दी गई हैं, उनका खुलासा हमको सॉल्व करना है, खुलासा हल करना है। तो दर्द आएगा दबे पाँव, एक है तफावुत। ये दर्द आएगा दबे पाँव ये फैज़ की नज़म है, तफावुत अख्तर ईमान की नज़म है। तो इन दोनों का खुलासा हमको तहरीर करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम दर्द आएगा दबे पाँव का खुलासा हम जो है उसकी तरफ चलते हैं, उस खुलासे की तरफ चलते हैं। जवाब, ये नज़म दर्द आएगा दबे पाँव मशहूर तरक्की पसंद शायर फैज़ की एक मशहूर नज़म है। इस नज़्म में तन्हाई, इंतजार और दर्द की मुख्तलिफ कैफियतें बयान की गई हैं। ये नज़्म फैज़ के सियासी नज़रिया का आयनादार है। फैज़ इस तराकियत से मुतासिर थे। वो कम्युनिज़्म को दुनिया की निजात का सबब समझते थे। उनकी नज़मों में कम्युनिज़्म का प्रचार मिलता है। शायर कहता है कि तन्हाई उसका मुकद्दर बन चुकी है। वह अपनी तन्हाई का मदावा चाहता है। उसे अपने दर्द का इलाज सुर्ख चराग में नज़र आता है। सुर्ख चराग नए माशी निज़ाम का इस्तिआरा है। शायर कहता है कि सुर्ख चराग की रोशनी उसके दिल को मुनव्वर कर देगी। ज़िंदगी में जीने की तरफ पैदा हो गई। उसके दिल का दर्द जाता रहेगा। उसकी तमाम ज़िंदगी मसाइब से लड़ते हुए गुजरी है, लेकिन उसे उम्मीद है कि नई सुबह ज़रूर आएगी। दिल का अंधेरा दूर होगा। मंजिल अब उससे दूर नहीं है। उसी मंजिल की उसे तलाश है। अंधेरे के पारा से रोशनी दिखाई दे रही है। उसे यह एहसास हो गया है कि सुबह दूर नहीं है। तो दर्द आएगा दबे पाँव, इसका खुलासा हमने आपके सामने पेश किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है तफावुत का खुलासा हम लोग देखेंगे, जो ये अख्तर ईमान की मशहूर मारूफ नज़्म है। यह नज़्म तफावुत जदीद लब व लहजे के शायर अख्तर ईमान की एक फ़िक्र अंगेज़ नज़्म है। तफावुत का खुलासा, तफावुत में होता है फ़र्क। तफावुत जदीद लब व लहजा के शायर अख्तर ईमान की एक फ़िक्र अंगेज़ नज़्म है। शायर कहता है कि एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मौत उसका मुकद्दर है। वह मर कर एक गहरी नींद सो जाएगा। मौत उससे दुनिया की हर नेमत जुदा कर देगी। ज़िंदगी के शब व रोज़ उससे दूर हो जाएंगे। ना शहर की मक्खियों की भनभनाहट सुनाई देगी और ना चिड़ियों की मौसीकी। रेज चू चू ही वो सुन पाएगा। ना को कौवा को टिंका चुनकर घोंसला बनाते देख सकेगा और न बच्चों को धूल उड़ाते और खेलते देख सकेगा। हर प्यारा मंजर उसकी आंखों से उछल हो जाएगा। रंग व बू की उस खूबसूरत दुनिया से उसका रिश्ता हमेशा के लिए मुनक़ता हो जाएगा। मुनक़ता में ख़त्म हो जाएगा। उसका वजूद गैर मुतहर्रिक हो जाएगा। ये सब सोचकर वो बेतरह रोया। शायर आखिर में सोचता है कि उसे अपनी मौत के तस्वुर पर रोना क्यों आ रहा है। वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी हकीकत क्या है। उसे तो लगता है कि वह पल पल मर रहा है। एक मर्गे मुसलसल में वो मुब्तला है। उसकी ज़िंदगी हर हंगामा से दूर है। ज़िंदगी में खुशी का कोई गुज़र नहीं है। ज़िंदगी तो मौत से भी बदतर हो गई है। उस मर्गे मुसलसल पर वह आंसू क्यों नहीं बहाता। आखिर ये तफावुत फ़र्क क्यों है। वह मौत को लेकर वह दोहरे रवैया का शिकार क्यों हो चुका है। दरअसल शायर ने यह पैगाम दिया है कि लोग मौत से खौफ खाते हैं, लेकिन वह जो ज़िंदगी जीते हैं वह तो मौत से भी बदतर है, लेकिन उसका ज़रा सा भी एहसास किसी को नहीं है।
تو یہ ہم نے نظم درد آئے گا دبے پاؤں اور تفاوت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. آپ اس کو دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے، اور امتحان میں اس کو قلم بند کیجیے تاکہ آپ کو اچھا سے اچھا نمبر مل سکے. یہ بہت ہی آسان ہے، جو اس کو آپ پڑھ کے اپنے انداز میں اپنی زبان میں لکھیے. تو اب ہم 2017 میں درجے میں سے کسی ایک کی تشریح کیجیے. ایک کی تشریح کرنی ہے. خنجر ہے کوئی تو تیغ اریا کوئی، سرسر ہے کوئی تو باد طوفاں کوئی. یہ خواجہ میردرد کا شعر ہے. انسان کہاں سے ہے کس کرے میں گم ہے، یا تو کوئی ہندو ہے مسلمان تو کوئی. یہ ایک ربائی ہے. اس کی تشریح ہم لوگ کرنی ہے. خواجہ میردرد. یہ ربائی جوش ملے آبادی کے زور و قلم کا نتیجہ ہے. اس ربائی میں شاعر کہتا ہے، ربائی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 4 مصرے ہو اور شاعر ایک مکمل مضمون کو پیش کرتا ہے. چھوٹی سی مختصر نظم میں ایک مکمل مضمون کو قلم بند کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ربائی، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم لطیف ہوتے ہیں. تو یہ ربائی جوش ملی آبادی کے زور و قلم کا نتیجہ ہے. اس ربائی میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان نہ بسائے گئے ہیں، انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن موجودہ دور عجیب دور ہے. اب تو انسان نظر ہی نہیں آتا. انسان کے بجائے کوئی تیغ اریا کوئی خنجر نیام نظر آتا ہے. ہر شخص اپنی ذات سے خطرناک طوفان بن گیا ہے. جس طرح طوفان عمارتوں اور چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح آج کا انسان ایک دوسرے کو نقصان پہنچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. انسان نے یہاں خود کو مختلف خانوں میں بانٹ لیا ہے. یہاں دیکھیں کہیں پہ الف مسٹیک ہے، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. بانٹ لیا ہے. کوئی ہندو بن گیا ہے تو کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے. کوئی سکھ بن گیا ہے تو کوئی عیسائی. مذہب کے نام پر سب ایک دوسرے کی گردن کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ اب انسان دنیا سے رخصت ہو کر کسی دوسری گرہ کرہ جا بسا ہے. کرہ نے اس ایک علاقے کو کہتے ہیں، خطہ کو کہتے ہیں جہاں پہ وہ بسا ہے. تو یعنی شاعر کے کہنے کا مقصد ہے اس شعر میں، اس اشعار میں، اس ربائی میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے. لوگ ایک دوسرے کی گردن اڑانے کے لیے ہمیشہ تیار رہ گئے، ایک دوسرے کے نقصان پہنچانے. جس طرح طوفان گھروں کو تباہ برباد کر دیتا ہے، انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اسی طرح ایک انسان دوسرے کو تباہ برباد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. انسانیت ختم ہو چکی ہے. شاعر اسی عنوان کو اپنے ربائی کے ذریعہ پیش کرتا ہے. اس کے بعد آپشن نمبر بے ہے. بے کی تشریح کرنی ہے. دل خراش اور ہے طاقت وہ دل ہے کچھ اور، نہ کہ گوہر کبھی ہیرا ہو نہ ہیرا گوہر. صدق اور کذب پر ہر نقطے کی ہر شرط نظرے کور کیا جانے یہ سچا ہے کہ جھوٹا گوہر. یہ اشعار قصیدہ در مدح بہادر شاہ ظفر سے اخذ کیا گیا ہے. یہ اشعار قصیدہ در مدح بہادر شاہ ظفر سے اخذ کیا گیا ہے. اس کے خالق ابراہیم ذوق ہیں. ابراہیم ذوق کا یہ قصیدے کے اشعار ہیں، 4 مصروں پر مشتمل ہیں. اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے پیش کریں. اس کو بھی آپ دیکھیے. جس طرح قیمتی موتی اور پتھر کے ٹکڑے میں کبھی یکسانیت نہیں ہو سکتی، اسی طرح عالی ظرف اور کم ظرف لوگوں میں، عالی ظرف منے بلند حوصلے والے اور کم ظرف منے کم حوصلے والے، کم ظرف کمینے انسان جو تھوڑی سی مقصد کے لیے ایک دوسرے کا جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو کم ظرف کہا گیا. عالی ظرف جو اعلیٰ حوصلے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، وہ ہر انسان کے لیے فائدے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس انسان کے درمیان میں انہوں نے میں کبھی دل کو کمزور کرنے والی چیز الگ ہے. جس طرح ہیرے اور موتی 2 متضاد خصوصیت کے مالک ہوتے ہیں. ہیرے اور موتی، ہیرا دل خراش ہوتا ہے لیکن موتی سے دل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یعنی ہیرا کبھی موتی کی جگہ نہیں لے سکتا، اور نہ موتی کبھی ہیرا نہیں بن سکتا. جو انسان عقل و شعور سے کھوکھلا ہے، جس کے اندر غور و فکر کی قوت نہیں، وہ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا، سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کر سکتا، اصل اور
नकल में फ़र्क करने के लिए बारीकी और दूरअंदेशी की ज़रूरत पड़ती है। उसके हर नुक्ते पर नज़र रखनी ज़रूरी है, उसके हर पहलू पर गौर व फिक्र, यहाँ पर गौर व फिक्र होनी चाहिए, उसके हर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। तो ये मैंने जो कसीदे के अशार है उसकी तशरीह मैंने आपके सामने पेश की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दर्जन में से किसी 2 अशार की तशरीह माँ हवाला कीजिए। माँ हवाला में हवाले के साथ। अलिफ नमा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यह मजरू सुल्तानपुरी का बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर है। इस शेर की तशरीह हम आपके सामने पेश करेंगे। ये शेर मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल से माखूज़ है। ये शेर शायर फरमाते हैं कि इंसान के अंदर जोश व जज्बा हो तो वह हालात को अपने मुताबिक कर सकता है। अक्सर लोग खुद को तन्हा पाकर जिद्दोजहद तर्क कर देता है, जिद्दोजहद कोशिश करना तर्क कर देते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा जिद्दोजहद करनी चाहिए, चाहे वो ये ना सोचें कि हमारे साथ कोई है या नहीं है। वह शायर कहता है कि मैं अकेला ही चला था, यानी जानिबे मंजिल में, मैं अब मंजिल की तलाश में अकेला चला था, लेकिन जैसे जैसे मंजिल के करीब पता लोग मेरे साथ आते गए और एक कारवां बन गया। उसी तरह शायर फरमाते कि इंसान के अंदर जोश व जज्बा हो तो हालात को अपने मुताबिक कर सकता है। अक्सर लोग खुद को तन्हा पाकर जिद्दोजहद तर्क कर देता है, लेकिन जो लोग अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं वो लोग आखिर में मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग उसके हौसले को देखकर उसके साथ शामिल हो जाते हैं। शायर कहते हैं कि वो जब मंजिल की तलाश में निकला था तो तन्हा था, लेकिन उसकी हिम्मत और जवामर्दी को देखकर आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके साथ आते गए और आखिर मंजिल तक पहुँचते पहुँचते एक बड़ा कारवां बन गया। तो ये इस शेर की तशरीह मैंने आपके फ़रोग़ रुख जाना नहीं देखा, सुनते हैं बाहर आई गुलिस्तां नहीं देखा। अब इस शेर की तशरीह हमको आपके सामने 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस शेर की तशरीह हम लोग करने। ये शेर असगर गोंदवी की गज़ल से माखूज़ है। असगर गोंदवी जो एक सूफ़ी शायर थे, ख्वाजा मिदत के बाद अगर किसी को सूफ़ी शायर का शर्फ हासिल हुआ तो है असगर गोंदवी। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि वह गमों और मुसीबतों का शिकार है, गमों ने उसकी दुनिया तारीक कर दी है, मैंने अंधेरा कर दी है। वह गुलिस्तान से दूर कैद और बंद की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसने बरसों से अपने महबूब का दीदार नहीं किया, वह सिर्फ उसके ख्याल में खोया रहता है। सुनते हैं कि बाग में बहार आई है, परिंदे चहचहा रहे हैं, लेकिन शायर मायूसी का शिकार है। ना उसे बाहर आने की कोई खुशी हो रही है और ना गुलिस्तां के दीदार की उसे कोई उम्मीद है। वो तो अपनी बदकिस्मती का रोना रो रहा है। तो ये शेर की तशरीह है। मस्ती में फ़रोग़ रुख जाना नहीं देखा, सुनते हैं बाहर आई गुलिस्तां नहीं देखा। अब हम ऑप्शन नंबर जिम जो है इसका, इस शेर की तशरीह हम करेंगे जिम नंबर का। हुस्न हमदर्द तेरा हम सफ़र शौक़ रहा, मुझको तन्हा किसी मंजिल से गुजरने ना दिया। तो ये जो है शेर परवेज़ शाहिदी की गज़ल से अखज़ किया गया है। परवेज़ शाहिदी एक तरक्की पसंद शायर थे, उनकी गज़ल से माखूज़ हैं। ये नज़्म गो शायर भी थे। उस शेर में शायर ने महबूब की रफ़ाकत का तज़किरा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया। रफ़ाकत के मतलब होता है दुश्मनी, कि मेरा महबूब जो है मुझसे दुश्मनी निभा रहा है। ज़िंदगी के सफ़र में महबूब इश्क का शरीक सफ़र रहा, यानी ज़िंदगी के सफ़र में महबूब इश्क जो है का शरीक सफ़र रहा, मेरे साथ रहा। वो जहाँ भी गया महबूब का दिलकश हुस्न परछाई की तरह उसके वजूद से चिपका रहा। वह हर लम्हा महबूब को अपने करीब पाया। वह शरीक ख्वाब हर मंजिल पर आशिक का शरीक सफ़र रहा। हिज्र की कैफियतों से वो दूर रहा, उसे कभी भी अजाब तन्हाई का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये शेर की तशरीह मैंने आपके सामने पेश कर दिया। बहुत ही मशहूर शेर है कि ये शेर परवेज़ शाहिदी की गज़ल से अखज़ किया। शेर में शायर ने महबूब की रफ़ाकत का कत्ल किया कि महबूब मेरा जो है शरीक सफ़र रहा, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से मेरी मंजिल आसान होनी चाहिए थी वो नहीं रहा। ज़िंदगी के सफ़र महबूब इसका शरीक सफ़र रहा। वह जहाँ भी गया महबूब का दिलकश उसने परछाई की तरह उसके वजूद से चिपका रहा। वह हर लम्हा महबूब को अपने करीब पाया। वह शरीक ख्वाब हर मंजिल पर आशिक का शरीक सफ़र रहा। हिज्र की कैफियतों से वह दूर रहा, उसे कभी भी अज़ाब तन्हाई का सामना नहीं करना पड़ा।
शायर ये कहना चाहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जन में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। जवाब कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ये देखिए, ये जो सॉल्व पेपर जो 2020 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसका सॉल्व पेपर ये पार्ट 5 में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कमाल अहमद की ड्रामा निगारी का जायजा लीजिए। कमाल अहमद एक मशहूर और मारूफ ड्रामा निगार थे। तो कमाल अहमद मगरबी बंगाल के एक बड़े ड्रामा निगार हैं। वो कई दहाइयों से ड्रामे भी लिख रहे हैं। उन्हें ज़माना तालिब इल्मी से ही उस सिन्फ से दिलचस्पी रही है। उन्होंने ड्रामों में अदाकारी भी की, ड्रामों की हिदायतकारी भी की और ड्रामे लिखे भी। उनके ड्रामे अक्सर व बेशतर अखबारातों और रसाइल की जीनत बनते रहे। वो ड्रामा को तफरीह का ज़रिया नहीं समझते, मैंने तफरीह मैंने खुश व खुर्रम का इंटरटेनमेंट जिसको कह सकते हैं का ज़रिया नहीं समझते, बल्कि उसको इस्लाह का ज़रिया समझते हैं। यानी उससे इस्लाह मैंने उससे सीख मिलती है लोगों को। उनके ड्रामों को पढ़ के लोगों को एक सीख मिलती है, यानी उनके अंदर उनको मशवरा मिलता है। वो अपनी ज़िंदगी में सुधार लाते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं, बेहतरी लाते हैं। उनके ज़्यादातर ड्रामे इस्लाही मकसद से लिखे गए हैं। वो समाजी व सियासी और अदबी खराबियों को अपने ड्रामों में तनकीद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने सियासी व समाजी इस्तेहसाल, जुल्म व ज़ाती दौलत की गैर मसावियाना तकसीम, सियासी निज़ाम की खराबी, गुंडागर्दी, बदउनवानी के खिलाफ खूब लिखा है। उनका जुल्म हर तरह की बुराइयों के खिलाफ सरापा एहतजाज नज़र आता है। वह समाज में मौजूद हर जालिमाना रवैया के खिलाफ नज़र आते हैं। कमाल अहमद के ड्रामे बड़े अदबी होते हैं। उनकी ज़बान उम्दा और सलीस है, उन्हें हाई क्वालिटी का और सलीस में आसान होते हैं। वह बड़ी खूबी से आम फहम अल्फाज में गहरी बात कह गुजरते हैं। उनके यहाँ संजीदगी का हसीन मिजाज मिलता है। उल्टी गंगा, शीशे का घर, मोर के पाँव, उर्दू की रोटी वगैरह उनके शाहकार ड्रामे हैं। मैंने मुकम्मल नावल हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ ड्रामे हैं जिनमें कमाल अहमद का तंज बहुत ही तीखा है। तंज करते वक्त वो मेयार का खास ख्याल रखते हैं। कमाल अहमद ने तकरीबन 100 से ज़ायद ड्रामे लिखे हैं। उनका उसलूब निहायत सादा और उम्दा है। रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं पर बंगला और हिंदी ज़बान का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जन में से किसी एक किरदार पर रोशनी डालिए। 2 किरदार हैं, हम दोनों को आपके सामने पेश करेंगे। किसी एक किरदार का आपको पेश करना है। पहला है सिंदबाद, दूसरा है स्टूडेंट लीडर। तो हम पहला सिंदबाद के किरदार को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सिंदबाद ड्रामा एक था राजा का एक दिलचस्प किरदार है। ये ड्रामा मशहूर ड्रामा निगार कमाल अहमद का लिखा हुआ है। उस ड्रामे में हिंदुस्तान की खानदानी हुकूमत को तंज किया गया है। सिंदबाद एक फ़याल किरदार है, माने एक्टिव किरदार है। वह एक गैर मुल्की एजेंट है। वह एक बड़ी कुव्वत अमेरिका का नुमाइंदा है। वह माली इमदाद के जरिए राजा की हुकूमत को अपने ज़ेर असर रखना चाहता है, माने अपने अंदर रखना चाहता है। वो राजा को हर तरह की इमदाद की यकीन दहानी भी कराता है। राजा उसकी बातों में आकर अमेरिका से मदद लेने पर तैयार हो जाता है। वजीर उसकी मुखालिफत करता है। उसकी वजह से वजीर और सिंदबाद के दरमियान तकरार शुरू हो जाती है। सिंदबाद राजा उसके वजीर से नहीं डरता, लेकिन वह अमेरिका का नुमाइंदा है। वह जानता है कि राजा के अंदर उसे सजा देने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा वह बिला खौफ अपनी बातें रखता है। वह एक हमवार किरदार है, उसमें वक्त के साथ कोई तब्दीली नजर नहीं आती। तो ये किरदार मैंने जो सिंदबाद का किरदार जो मैंने आपके सामने पेश किया। उसके बाद हम स्टूडेंट लीडर की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, स्टूडेंट लीडर एक पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान है। बेरोजगारों के मसाइल लेकर राजा के दरबार में हाजिर होता है। तालीमी निज़ाम और उसकी खामियों को राजा के सामने पेश करता है। राजा को बताता है कि हज़ारों नौजवान ग्रेजुएट बनते हैं, लेकिन तलाश माश में मारे फिरते हैं। ढंग की उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। वह बागियाना अंदाज में राजा को धमकी देता है, अगर नौजवानों का मसला हल नहीं हुआ तो अंजाम बुरे होंगे। राजा नौजवान को हसीन ख्वाब दिखाकर जमीन विजरा का लालच देकर अपने बस में कर लेता है। नौजवान लालच में आकर अपने मसाइल को भूल जाता है। जालिम और मुफाद परस्त निज़ाम का हिस्सा बन जाता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। दर्जन में से किसी एक का जवाब दीजिए। जवाब कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होने चाहिए। ये 5 नंबर का है। 1 नंबर है अफसाना आपा के हवाले से तस्दीक के किरदार पर मुख्तसर नोट लिखिए। तसद्दुक, यहाँ पर तसद्दुक दिया है। तसद्दुक अफसाना आपा का एक अहम किरदार है। वह अफसाना की हीरोइन और मरकजी किरदार आपा सजादा का फूफी जाद भाई है। वह तालीम हासिल करने के लिए उस शहर में आया। तालीम के दौरान यहाँ पे मद छोड़ दिया है। तालीम के दौरान उसी घर में कयाम पजीर होता है, माने उसी घर में कयाम पजीर में रुकता है। वह एक नौजवान लड़का है, कॉलेज का तालिब इल्म है। उसका अंदाज देखकर आपके वालिदैन उसे अपने दामाद की शक्ल में देखते हैं। उसकी वजह से उसकी खूब आवभगत होती है, हमने खूब उसकी खातिरदारी होती है। उसके लिए खास तौर पर पसंदीदा खाने बनाए जाते हैं। आपा भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाती। तसद्दुक घर वालों के जज्बात को समझने के बावजूद साजिदा को पसंद करता है और आखिर में उससे शादी कर लेता है। उसका शदीद सदमा आपा को होता है, लेकिन वो उस बात को जाहिर नहीं करती। शादी के बाद तसद्दुक को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ज़ाहिरी रंग व रूप देखकर शादी की है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में ज़फ़र अफ़गानी की अफसाना निगारी का जायजा लीजिए। तो ज़फ़र अफ़गानी का शुमार हिंद पाक के अहम अफसाना निगारों में होता है। हिंद पाक नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वह जदीद अफसाना निगारों में अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हुए। जदीद दौर के अहम मसाइल पर उन्होंने कई अफसाने तख्लीक किए। उनके अफसानों में अलामती रंग नुमाया है, लेकिन उनकी अलामती कहानियाँ पेचीदा नहीं होती, बल्कि कारी के जहन में उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है। बीच का वर्क उनके अफसानों का अवलिन मजमुआ है। उन अफसानों का प्लाट और अंदाज़ बयान बेहतरीन और दिलकश है। उनमें फ़नी खूबियाँ और अलामत निगारी की आमिज़श पाई जाती है। ज़फ़र अफ़गानी को इस तराकियत से ज़्यादा मानूस थे। ज़फ़र अफ़गानी जो है इस तराकियत से ज़्यादा मानूस थे, उसके करीब थे। उन्होंने अपने अफसानों में हर किस्म की सियासी और समाजी खराबियों के खुला आवाज़ बुलंद की है। खला आवाज़ मैंने जो खाली आवाज़ बुलंद की है, जिन्हें के हर नशीब अफराज को अपने अफसाने का मौजू बनाया। उन्होंने अपने इन अफसानों में साहिब इक़्तिदार की खामियों को उजागर करने की कामयाब कोशिश की है। उनके अफसानों का प्लाट मुनज़्ज़म और अंदाज़ बयान निराला है। इनमें फ़नी खूबियाँ पाई जाती हैं। फैसला छिनते लहू के धुंधली तस्वीर, पहला वार, लहू लहू एहसास, कागा चुन चुन खाइयो उनके कामयाब अफसाने हैं। उनके हर अफसाने में एक नए रंग का एहसास होता है। मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कि ज़फ़र अफ़गानी के जदीद अफसाना निगारी में नुमाया मुकाम हासिल है। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। दर्जन में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। जवाब कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। ये भी 5 नंबर का है। 1 नंबर है सर सैयद तहरीक ने उर्दू अदब पर क्या असरात मुरत्तब किए, मुख्तसर जायजा पेश कीजिए। जवाब, उर्दू अदब की तारीख में अलीगढ़ तहरीक का एक खास अहमियत हासिल है। उस तहरीक के रहनुमा सर सैयद अहमद खान थे। मुसलमानों की सियासी, अखलाकी और तालीमी पस्ती पर उनका दिल बड़ा दुखी था। वो मुसलमानों की समाजी, सियासी, मजहबी और तमद्दुनी हालात को बेहतर बनाने का इरादा करके उठे। उन्होंने उस मकसद के लिए अलीगढ़ तहरीक का आगाज किया। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। उसका मकसद जदीद तालीम से मुसलमानों को रोशनास कराना था। ये कॉलेज तरक्की के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। उसने जदीद तालीम के फ़रोग़ में बड़ा हिस्सा लिया। सर सैयद ने मुसलमानों की अखलाकी हालत को संवारने के लिए इल्मी और अदबी इस्लाही मज़ामीन लिखना शुरू किया। उस मकसद के लिए उन्होंने एक रिसाला तहज़ीरुल अखलाक जारी किया। उस रिसाले में वो उनके करीबी दोस्त मज़ामीन लिखते थे। सर सैयद ने मगरिबी उलूम को उर्दू ज़बान में मुंतकिल करने के लिए गाज़ीपुर में एक तर्जुमा सोसाइटी कायम की। उस सोसाइटी के जरिए बहुत सारी साइंसी और तकनीकी, जिसको साइंटिफिक सोसाइटी कहते हैं, साइंसी और तकनीकी किताबों को उर्दू में तर्जुमा किया गया। उसका मकसद हिंदुस्तानी मुसलमानों को मगरिबी उलूम से वाकिफ कराना था। अलीगढ़ तहरीक मुसलमानों के लिए निशात शानिया साबित हुई।
उस तहरीक ने मुसलमानों के अंदर हरकत व अमल फहीम की एक नई रूह फूंक दी। उन्होंने खुलूस और सरगर्मी के साथ, यह सरगर्मी होना चाहिए, सरगर्मी के साथ, सरगर्मी के साथ मुसलमानों में बेदारी की लहर पैदा करने की कोशिश की। याद रखना है, सर की इल्मी और अदबी तहरीक ने ना सिर्फ ये कि मौज़ूआत में वसअत पैदा की, बल्कि पुराने रुझानात को भी बदल डाला। लोगों के अंदर एक नया इल्मी मजाक पैदा किया। शायर में भी शाह सैयद के ज़ेर असर नए रुझानात पैदा हुए। हाली और आज़ाद की नेचुरल शायरी अलीगढ़ तहरीक ही की देन है। मुसलमानों को बेदार करने और उर्दू अदब में नई जान डालने में शाह सैयद और अलीगढ़ तहरीक का जबरदस्त रोल है, मैंने किरदार है। उसके बाद हम आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, तरक्की पसंद अफसाना निगारों में से किसी एक पर मजमून लिखिए। तो जवाब है, तरक्की पसंद अफसाना निगारों में एक अजीम शख्सियत का नाम मुंशी प्रेमचंद है। उन्होंने हिंदुस्तानी माशरे की हकीकत और इंसानी जिंदगी के मुतअद्दिद मसाइल को अपना मौजू बनाया है। उनके अफसाने का मौजू इस्लाह माशरा, गुर्बत, गरीब देहातों की मजबूरी व महरूमी, कौमी यकजहती और फिरका वाराना हम आहंगी होता है। उन्होंने मुतवस्सित, बदहाल और किसान तबका की भरपूर तस्वीर कशी की है। उन्होंने उनके रहन सहन, बोलचाल, रस्म रिवाज, माशी तंग दस्ती, उनकी मौत, कफन दफन तक की अक्कासी की है। जमींदार, महाजन और अमीर लोगों के घिनौने किरदार को उड़िया किया है, मैंने नंगा किया है। अपनी तख्लीकियों के जरिया आज़ादी वतन का सूर फूका है और आज़ादी के लिए लोगों में तहरीक पैदा की है। उनके अफसानों के किरदार जीते जागते होते हैं। वो मौका के मुताबिक किरदार की जबान से ही की बोलियों में बातें अदा करवाते हैं, मैंने उन्हीं के जरिया, यहाँ पे उन्हीं की बोलियों में बातें अदा करवाते हैं, जिनसे कारी में पढ़ने वाला काफी मुतासिर होता है। उनकी किरदार निगारी और मंजर कशी में कमाल की बनी खूबी होती है। प्रेमचंद की शख्सियत का सबसे बड़ा रोशन पहलू उनकी इंसानी दोस्ती है। वह जिंदगी भर इंसानी फलाह बहबूद की बीज बोते रहे। वो इस्लाह पसंद है। वह हिंदुस्तानी समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। गरीबों पर जुल्म, सरमायादारों और जमींदारों की जातियां उन्हें परेशान करती हैं। वो उन्हें दूर करने की गर्ज से इस्लाही अफसाने लिखने और मिसाली किरदार पेश करने पर मजबूर होते हैं। उनके अक्सर अफसानों में अच्छाई की जीत होती है और बुराइयां मुंह के बल गिरती है। उनके अफसानों की सबसे बड़ी खूबी सादा सलीस और बेतकल्लुफ जबान है। वो बोलचाल की सादा और सहज जबान इस्तेमाल करते हैं। प्रेमचंद उन्हीं खूबियों की बिना पर अवाम में बेहद मकबूल है। तो ये मैंने 2020 का जो पार्ट 5 हमने सॉल्व कर दिया। आप इसको सिलसिलावार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूं कि मैंने MCQ क्वेश्चन भी इसमें डाला है, और जो मुमकिन सवालात हैं लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के, 10 नंबर के, वो भी मैंने इसमें डाला है। आप अगर HS के इम्तहान में उर्दू में अच्छा नंबर से पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबरात से पास होना चाहते हैं, तो अपने चैनल को पाबंदी के साथ देखें और हमेशा देखें, दोस्तों में शेयर भी करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को, अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।